गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। लास्ट बनाए गए वीडियो के मैं कुछ कमेंट्स ले रहा हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, सर मेरी दोनों फैलोपियन ट्यूब डिस्टल पार्ट से ब्लॉक हैं, क्या मेरी ट्यूब ओपन हो सकती हैं? नमस्कार। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने वाले और मुझे देखने वालों को मैं एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि यदि ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके रखिए ताकि कुछ भी नया वीडियो यदि जारी होता है तो आपको तत्काल उसकी सूचना मिल सके। जो पहला क्वेश्चन ये है कि डिस्टल ट्यूबल डायलिटेशन या ब्लॉक, तो डिस्टल ट्यूबल ब्लॉक होता क्या है? डिस्टल ट्यूबल ब्लॉक मतलब ये जो बच्चेदानी है, बच्चेदानी की जो नली है उसका जो आखिरी वाला हिस्सा जहाँ पर फर्टिलाइज होता है वो खराब है। यदि वो खराब है तो इसको बनाना बहुत मुश्किल, क्योंकि यहीं पर आके एग स्पर्म से मिलता है। बच्चे बनने की जो शुरुआत होती है वो यहीं पर होती है। यदि ये खराब है तो इस ट्यूब को रिपेयर करना मुश्किल होता है। इसलिए ऐसे केसेस जिसमें कि डिस्टल ट्यूब खराब है और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, ट्राई करने के बाद भी और IUI वगैरह कराने के बाद भी जितना जल्दी हो सके IVF करा लेना चाहिए। मैं ANA पॉजिटिव हूँ और रेशो 1:100 है, 2 अबॉर्शन हो गए हैं, प्लीज़ हेल्प मी। खाली एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी से काम नहीं होता है, क्योंकि एप्ला जो है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। आप अपनी पूरी रिपोर्ट यदि थ्रू टेली कंसल्टेशन भेज सकती हैं तो इसका जवाब दे सकते हैं, अदरवाइज इसका सरसरी तौर पे जवाब देना मुश्किल होगा। मेरी एज 32 है, PCOD है। IVF में 11 एग्स रिट्राइव्ड हुए थे बट 6 ब्लास्टोसिस बने, बट 3 बार ट्रांसफ़र के बाद भी एक भी नहीं बैठा। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और कई बार ऐसी चीज़ें कम होती है, बट आप यदि पॉलीसिस्टिक ओवरी की केस है तो आपका ब्लास्टोसिस्ट अच्छा बनता है, तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि एक बार यहाँ आके आप एक ट्राई कर सकते हैं। सर प्राइमरी और सेकेंडरी ओवेरियन फेलियर में क्या अंतर है, प्लीज़ समझाइए। प्राइमरी और सेकेंडरी ओवेरियन फेलियर में सबसे बड़ा अंतर एक कॉमन मैन के लिए ये है कि प्राइमरी ओवेरियन फेलियर में आप अपने अंडे से प्रेगनेंसी नहीं कर सकते। सेकेंडरी ओवेरियन फेलियर में आप अपने बच्चे की बायोलॉजिकल मदर बन सकते हैं। बाकी इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, उसका क्या डिफरेंशिएशन होता है, कैसे करके करते हैं, वो बहुत डिटेल यदि आप आते हैं तो बता सकते हैं। सर प्लीज़ प्लेसेंटा प्रीविया पे एक वीडियो बनाइए। अवश्य बनाऊंगा। प्लेसेंटा प्रीविया एक बेसिक जो कॉमन लोगों के लिए बता दे रहा हूँ। प्लेसेंटा का मतलब होता है कनेरी, जो कनेरी होती है। प्रीविया मतलब बच्चा निकलने के पहले। बच्चा निकलने के पहले यदि कनेरी निकलने लगेगी तो इसमें भयानक ब्लीडिंग होती है। इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम इसकी डिलीवरी सीजर से पहले कर लेते हैं। कई बार कनेरी नीचे रहने के कारण इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। ये 2-3 प्रकार की होती है, पर जो कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया होता है वो डेंजरस होता है। उसमें नीचे से जांच करने को अलाउ नहीं करना चाहिए। प्लेसेंटा प्रीविया आजकल अल्ट्रासाउंड से पहले से ही पता चल जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद क्या सावधानी रखना चाहिए और कैसे पता चलता है कि प्रेगनेंसी हुई है? प्रेगनेंसी कैसे हुई वो तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट 12 से 15 दिन के बाद में बीटा HCG ब्लड टेस्ट से ही पता चलेगा, और कोई तरीका नहीं होता है। अदरवाइज एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद कोई ऐसी विशेष प्रिकॉशन लेने की बहुत आवश्यकता नहीं होती। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एक नेचुरल प्रेगनेंसी की जैसे ही है। यदि आपके ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन हुए हैं तो आपको झटके वाले या जर्क वाले काम नहीं करना चाहिए। हेलो सर, एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र व्हाट शुड बी द प्रोजेस्टेरोन लेवल? ये क्वेश्चन पहले भी आया था। एट द टाइम ऑफ, ये कोई डॉक्टर ही पूछ रहे होंगे। नॉर्मली मैं इसका एक साइंटिफिक जवाब दे देता हूँ। ये फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलें या फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलें, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हम एक लेवल मान के चलते हैं। ल्यूटियल फेज में इसका एक डिक्टम चलता है 220 का। 200 पिकोग्राम पर ml ईस्ट्रोजन और 20 नैनोग्राम पर ml प्रोजेस्टेरोन, ये 2 मिनिमम होने चाहिए, तब जाके प्रेगनेंसी अच्छी होती है। पर इसके नीचे भी प्रेगनेंसी हो सकती है। मेरे 2 बार सी सेक्शन से ऑपरेशन हो चुके हैं और नसबंदी भी हो गई है, क्या ऑपरेशन खुल सकता है? एज 28। एज 28, 2 सिजेरियन हुआ। सिजेरियन के साथ में जो ट्यूबेक्टमी या नसबंदी के ऑपरेशन होते हैं उसमें ट्यूब का बहुत सारा पार्ट काट देते हैं हम लोग। उसको फिर से जोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। यदि आप फिर से प्रेगनेंसी की चाहत रखते हैं तो बेहतर ये होगा कि आप ट्यूबल रिकैनालाइजेशन की जगह IVF में जाएं। आपकी उम्र कम है तो आपके एम्ब्रियो अच्छे बनेंगे। सर मेरा TH1 साइटोकाइंस वैल्यू हाई है, इसका क्या ट्रीटमेंट है? आई डोंट नो दिस। ये T हेल्पर 1 की बात कर रहे हैं और केवल उसके लिए काम करना ये साइंटिफिकली बहुत एविडेंस बेस्ड नहीं है। रिपीटेड एबॉर्शन में T हेल्पर सेल का उल्लेख आता है।
बट प्रोजेस्टेरॉन कई बार इसमें हेल्प करता है। मेरा लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, फर्स्ट आईवीएफ फेलियर होने के बाद क्या नेक्स्ट आईवीएफ में भी सेम कॉस्ट आता है आपके यहाँ? बिल्कुल आता है, क्योंकि आपको उतना ही काम करना पड़ता है, आपको वैसे ही इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं और आपको वैसे ही प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसलिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि पहले अटेम्प्ट में यदि एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बने तो हम कपल से ये पूछ लेते हैं बार बार कि आप एम्ब्रियो फ्रीज़ कराएंगे कि नहीं, क्योंकि यदि आप एम्ब्रियो फ्रीज़ करा लेते हैं तो आपको सेकेंड अटेम्प्ट में खर्चा काफ़ी कम पड़ता है और आपको उन इंजेक्शन के दर्द से गुजरना नहीं पड़ता और अंडे निकालने नहीं पड़ते। बट ऐसा नहीं है कि हम दोबारा या तिबारा में आईवीएफ का कॉस्ट कम कर दें। कॉस्ट कम करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको क्वालिटी वैसे ही देना पड़ता है। कई बार दोबारे में कॉस्ट बढ़ भी सकती है यदि हम कुछ एडवांस टेस्ट करें, जो कि कारण था पहला फेल होने का। सबको सुनने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। आपके इस जुड़ने के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके, वैसे तो मैं सब सवाल ले रहा हूँ, बट जो कॉमन सवाल हैं उनको यदि आप और जानना चाहते हैं तो आप देवेंद्र जी को मेल कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, जो हम उसमें से लेके हम अपना वीडियो बनाना जारी रखेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।